हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यानी कि जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, आपके पास जो है पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में सब्जेक्ट है, तो आपका यही क्वेश्चन पेपर होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हमारे बीच जो है ये 24 मार्च 2021 को हमारा ओपन बुक एग्जाम हुआ था। और आपका पता होना चाहिए, आपका 2019 और 20 के सेशन में आपका वो सिलेबस चेंज हो चुका है इसका। तो अब जो है आपको जो हमारे आगामी जो परीक्षाएं उसको फॉर्मेट का पता लगाने के लिए आपको 2019 और 20 के सेशन के बाद के ही क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आखिरकार इस पेपर का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो चलिए तो देखिएगा, ये आपका यूनिक पेपर कोड जो है वो है आपका 62324306। ठीक है, और आपका नेम ऑफ द कोर्स जो है वो है आपका बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, टाइटल ऑफ द पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति और शासन। ठीक है, और आपका सेमेस्टर आपका थर्ड है। टाइम आपको 3 घंटे का ही मिलेगा। रही बात आपके मार्क्स की, तो देखिएगा 75 मार्क्स का पेपर आता है आपका एमसी वेब और रेगुलर वालों का। और जो हमारे एसओल वाले स्टूडेंट होते हैं उनका भी 75 लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन उनकी 75 में से मार्किंग नहीं होती है, आपका 100% से होती है। ठीक है, क्योंकि आपका असाइनमेंट नहीं होता। तो देखिएगा आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है, तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आना अनिवार्य हो जाता है, यही क्वेश्चन रिपीट आता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आता है कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हो, इसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र या प्रासंगिकता से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 4 फैक्टर मैंने बताए हैं, क्या, प्रकृति और क्षेत्र और प्रासंगिकता। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। पहला क्वेश्चन आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा प्रकृति में आपको बताना है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो है नेचर किस प्रकार का है। तो भाई आपको पता है कि नेचर की जब बात करते हैं तो इसके जब शब्द में लिखा हुआ है सब्जेक्ट के कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये तुलनात्मक एक अध्ययन क्षेत्र विषय क्षेत्र है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है हम तुलना करके किसी भी शासन व्यवस्था का पता लगाते हैं और हमारे को फिर गहनता पूर्वक इसका अध्ययन भी हो जाता है। हमें अनुभाविक बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल करके कि उस देश की व्यवस्था किस प्रकार की है और हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार की है, या किसी अन्य देश की तुलना किसी दूसरे अन्य देश की व्यवस्था से करते हैं। मान लीजिएगा कि अमेरिका की अध्यक्षात्मक राष्ट्रपतीय प्रणाली जो है शासन व्यवस्था, और उधर आपके ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली जो है कि उसमें अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीज है। वो कनाडा का फेडरल सिस्टम हो गया, संघवाद हो गया। ठीक है, उसकी तुलना की आपसे कह देगा कि भारत के संघवाद से किस तरह से भिन्न है। तो मतलब कि यही है कि इसकी प्रकृति आप देखोगे कि इसका नेचर में जो है हर प्रकार से वो छिपा हुआ है कि तुलना करना बहुत अनिवार्य है। तो इसमें आप तुलना करते हो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह की, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं। ठीक है, आप तुलना करते हो ऑर्गेनाइजेशन की, तुलना करते हो आप किसी भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के सिस्टम की। ओके, तो अगला इसमें पार्ट जोड़ा गया है कि इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। तो देखिएगा क्षेत्र का मतलब यही है कि भाई इसके स्कोप में बात करोगे तो इसका जो स्कोप है यानी कि फील्ड जो है, इसका एरिया इस सब्जेक्ट का, तो वही है कि आपको देखने के लिए मिलता है कि इसके एरिया में जब बात करते हो कि आपको जो है अनुभाविक जो एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो उसका आपको यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। तो उसी के फील्ड से जुड़े हुए आप वो करते हो। जैसे कि मैंने आपको प्रकृति के अंदर मेंशन करे थे कि इसके जो विषय क्षेत्र है कि एक देश की दूसरे देश से तुलना करना। ठीक है, उसमें संस्कृति राजनीति की संस्कृति से भी हम तुलना करते हैं, राजनीति के वहाँ पे व्यवस्था से भी तुलना करते हैं। ठीक है, राजनीतिक जो हम वहाँ पे दलीय प्रणाली है उससे भी तुलना करते हैं इसके विषय क्षेत्र में। ठीक है यार, मतलब कि यार काफ़ी सारे हैं, तो वही सारी चीज़ आपको डिस्कस करनी है। और प्रकृति और क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो वही थोड़े बहुत पॉइंट आपके क्षेत्र में डिफाइन होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आप आ सकता था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन जो है वो सत्तावाद से आया है कि सत्तावाद से आप क्या समझते हो। उदाहरण के साथ बताइए कि कैसे सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि सत्तावाद से आप क्या समझते हो। ठीक है, मतलब कि आपको केवल मैं आपको बता दूं कि 2 पेज में या 2.5 पेज में तो आपको ये बताना होगा कि आप सत्तावाद से क्या समझते हो, सत्तावाद क्या है, सत्तावाद की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, वो सारा चीज जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर किन किन देशों में आज तक जो हमारी ये सत्तावादी व्यवस्था लागू है, किन किन सत्तावादी व्यवस्थाओं का लोगों ने विरोध करा। ठीक है, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो सत्तावाद मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखो, सत्तावाद एक होता है
कि जो सारी पावर है ना दोस्तों, किसी एक व्यक्ति के हाथ में जब चली जाती हैं और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, उस पर कोई मतलब कि क्वेश्चन ना खड़े कर सके कि भाई तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, ये गलत काम क्यों कर रहा है, अगर खड़ा करता है तो उसे उखाड़ दिया, फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो बात यही है कि आप इसे थोड़ा सा तानाशाह का रूप भी समझते हो, लेकिन वो अलग हो जाता है बिल्कुल ही। सत्तावाद एक प्रकार से आप यूं समझिए पूरी तरह से जब व्यक्ति पर मतलब कि कोई भी प्रश्न चिन्ह ना उठाने लायक रह जाए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो मतलब कि लोकतंत्र के नाम पे पूरा मतलब कि वो बेकार ही हुई पड़ी है, तो ऐसी सत्तावादी व्यवस्था जिसमें जो है सत्ता करने का अधिकार एक व्यक्ति पे चला जाता है और वो अपने मतलब कि आस्था से कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं और ठीक ही होगा, ठीक है, और कोई बीच में फालतू नहीं बोलेगा। ठीक है, तो बात यही है कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, एक ऐसी शासन व्यवस्था कोई सत्तावाद कहते हैं। अगर आप इसे डीपली पढ़े होगे तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो देखिएगा आपको फिर आपको इसमें फिर बताना है, जो 2-2.5 पेज में आप इतना लिख दोगे मतलब कि ऑथरों की और रही बात आपके थिंकरों की, उनके अकॉर्डिंग जब कोटेशन भरोगे तो अच्छा हो जाएगा ये प्रश्न। आगे आपको फिर बताना है कि उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना आगे ना, क्योंकि कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आपका पेपर ही है, तो कंपेयर करके बताना है कि सत्तावादी और डेमोक्रेटिक यानी कि जो हमारा ये सिस्टम है ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिएगा भाई, प्रश्न पूछने का अधिकार होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। सबसे बड़ी बात यह लोकतांत्रिक शासन में जनता का शासन है, वहां पे केवल सत्तावादी व्यवस्था में एकमात्र किसी व्यक्ति अपना रूल चला रहा है। ठीक है, एक प्रकार से अपना, मैंने आपको बताया कि हल्का सा तानाशाह का भी रूप इसे से भी सोच सकते हो, लेकिन लिखना नहीं है आपको तानाशाह के सिस्टम से थोड़ा जोड़ के। ठीक है, इसमें आप उदाहरण लिखिए कि सत्तावादी राज्य कौन कौन से थे इतिहास में, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। तो इसमें तो कंपेयर कर लोगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और सत्तावाद में किस प्रकार से अंतर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आया है आपका, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो देखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं हिंट के तौर पे, जो भारत का संसदात्मक प्रणाली है ना, वो बिल्कुल हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण कर रखा है। तो आपको जो है यहाँ पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को मान पर, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में और भारत की संसदीय प्रणाली में थोड़े बहुत मेजर अंतर भी हैं। ठीक है, कभी आप सारे कट को भी पेस्ट समझ लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में मुख्य विशेषताएं पूछी हैं, आपको उसी को समझाना है कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में देखोगे तो राष्ट्रपति जो है एक मतलब कि नाम मात्र का ही कार्य शक्ति होती है उसके अंदर, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है, जो वास्तविक प्रमुख जो व्यक्ति होता है सरकार का, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब इसमें देखोगे और इसमें आपका मंत्री परिषद जो है निर्भर होती है संसद के निम्न सदन पर। ठीक है, यानी कि लोकसभा पे जब आप देखोगे तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखानी है। और जो भारत ने वेस्ट मिनिस्टर जिसे आप कहते हो, ठीक है, आपने पढ़ा हो, तो वो जो रूल लिया है, ये जो व्यवस्था ली है यानी कि वेस्ट मिनिस्टर की, तो ये भी हमने कहाँ से ली है, हमने ब्रिटेन से ग्रहण करी है। ठीक है, तो वो संसदात्मक प्रणाली की ही एक मुख्य विशेषता है। इसमें आपको बताना होगा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की एक मुझे याद आ रहा है, एक ये भी विशेषता है कि आपको देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा ब्रिटेन में जो कोई भी मंत्री होता है कि वो जो है संसद का भी सदस्य रहता है और एग्जीक्यूटिव का भी सदस्य रहता है, यानी कि कार्यपालिका का भी सदस्य रहता है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और भाई देखो, यही सारी चीजों को और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको सारे आंसर तो इस तरह से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, इसलिए आपको मैं हिंट के रूप में बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पॉइंट आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। दोस्तों, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा भारत के संदर्भ में भी कनेक्ट करके दे देना है एंडिंग जब आप करोगे इसकी, कि भारत में भी इसी तरह की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बतानी होंगी। और पूरा शासन व्यवस्था पूरी तरह से सेम है जैसे इंडिया में है। ठीक है, कि कोई भी कानून जो है वो तब तक पास नहीं होगा जब तक उस पर राष्ट्रपति नहीं साइन करेंगे, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से। ठीक है, चाहे वो संशोधन हो, चाहे वो किसी को नियुक्ति करना हो, वो सारी चीज ऐसा ही आपको इंडिया में देखने के लिए मिलता है। तो देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आया है, अध्यक्षीय प्रणाली के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो इसके लाभ और हानि से जो क्वेश्चन आता है तो उसी का यहाँ पर आपको पॉजिटिव वे में लिखना है कि अध्यक्ष प्रणाली जो है उसके क्या फायदे हैं।
ठीक है, नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं। तो अध्यक्षीय प्रणाली के जो आपके फायदे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, यानी कि एडवांटेज क्या है इसके, ठीक है। तो आपको बताना है कि एडवांटेज में देखिएगा यहाँ पर जब एक अध्यक्षीय प्रणाली में देखिएगा प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के नीचे आपकी मंत्री परिषद रहती है पूरी, ठीक है। तो देखिएगा बात यह है कि अध्यक्षीय प्रणाली में ना मुकाबले संसदात्मक प्रणाली के इसमें जल्द ही निर्णय मतलब कि पर कार्रवाई हो जाती है। मतलब की बात यह है कि कोई डिसीजन है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, तो वो यहाँ पर हो सकता है जल्दी हो जाए मतलब कि प्रोसेसिंग उसकी मुकाबले संसदात्मक से। और इसमें आपको और भी फायदे देखने के लिए मिलते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है इसी के अंदर, क्या आप इस कथन से सहमत है कि अध्यक्षीय प्रणाली सरकार और राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको यही चीज बतानी है, फायदे को ही अगर आप मेंशन करके बताओगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि अध्यक्षीय प्रणाली राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है। तो देखिएगा इसके संदर्भ में आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति की शक्ति है और पूरी तरह से यहाँ पर अमेरिका को आपको अमेरिका को रख कर बताना है, क्योंकि अमेरिका से ही आपका क्वेश्चन आता है और अमेरिका ही आपके सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। कि अध्यक्षीय प्रणाली जो है किस प्रकार से स्टेट को यानी कि अपनी उस कंट्री को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है। तो इसमें देखिएगा आपको बताना है कि भाई वो जो है एक प्रकार से देखा जाए तो हम यूं कहेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो पूरी तरह से अपना रूल चला सकते हैं। उसमें कोई आप जब देखोगे तो प्रधानमंत्री तो एक प्रकार से बिल्कुल खत्म से ही है जहां पे अध्यक्षीय प्रणाली होती है, यूं मान के चलिए। अध्यक्षीय प्रणाली की आप और भी जब विशेषता आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसी में ही कहीं ना कहीं आपका छिपा होगा। अध्यक्षीय प्रणाली पूरी तरह से मान लीजिएगा उसके उलट है जो हमारी संसदात्मक प्रणाली है, और संसदात्मक प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में भी अंतर आ जाता है। और चौथे क्वेश्चन में मैं दोस्तों आपको बता दूं, चौथा क्वेश्चन जब जब आप करोगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, अमेरिकन राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको जो है जरूर उस पर भी अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है। और चीन से फिर क्वेश्चन आता है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा चीन का ही है। पांचवा क्वेश्चन है कि चीन के विशेष संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था यानी कि वन पार्टी सिस्टम की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। जो देखिएगा जिस भी देश में वन पार्टी सिस्टम होता है तो उस देश की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आपको चीन के संक्षेप में बताना है कि चीन में जो है मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिस दमन हो रहा है उसके फेवर में भी आप करके बताइएगा कि क्यों लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों को सिलेक्ट करने का मौका मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एक ही पार्टी रहेगी, चीन का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क की कुछ इस प्रकार का है कि पार्टी की जो हमारी वो है एक प्रकार से नामांकन वो तो एक ही पार्टी से आपको लेना पड़ेगा, एक ही पार्टी, लेकिन व्यक्ति बहुत खड़े हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे एक ही विचारधारा के, रहेंगे एक ही कुनबे के, ठीक है। तो वही सारी चीजें वन पार्टी सिस्टम दोस्तों आपने जरूर पढ़ा होगा। तो वन पार्टी सिस्टम की क्या मुख्य विशेषताएं हैं तो वही आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम की मुख्य देखो यार यही विशेषता होती है कि जब एक पार्टी रहती है तो जीतना तो उसी का ही संभव होता है, ठीक है। चाहे व्यक्ति वो दूसरे खड़े कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विचारधारा आइडियोलॉजी जो है पार्टी की वो एक ही रहती है, ठीक है। अब इसमें जब आप देखोगे वन पार्टी सिस्टम में तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें विपक्ष पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, और जिसमें जो है फिर लोगों का जो भी कोई कानून आता है लोगों के लिए तो उस पर जो है जब वन पार्टी सिस्टम जिस भी देश में रहता है तो जल्द ही कार्रवाई कर ली जाती है, जल्द ही पास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वन पार्टी सिस्टम का रूल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि विपक्ष में कोई भी विरोध करने के लिए नहीं है। छठा क्वेश्चन आया है हमारा फेडरल सिस्टम से, कनाडा की संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विवेचना कीजिए, ठीक है। दोस्तों देखिएगा जो भारत में संघीय मॉडल है, जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, वो हमने कहां से ग्रहण करा है आपको पता होना चाहिए, कनाडा से ही ग्रहण करा है। तो कनाडा का फेडरल सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिएगा संघवाद आखिरकार होता क्या है, ठीक है। संघीय व्यवस्था का मतलब संघवाद से है, तो संघवाद का मतलब होता है संगठित रहने का विचार, ठीक है। तो संगठित रहने का विचार का मतलब ये है कि आप देखिएगा संघवाद के अंदर देखा जाता है कि मुख्य रूप से दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक राज्य सरकार और एक आपकी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां होती हैं मुकाबले राज्य के, तो ऐसी ही व्यवस्था हमारी इंडिया में लागू है और ऐसी व्यवस्था हमारी कनाडा में लागू है, ठीक है। तो इसे ही हम संघवाद कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा यार बहुत सारी चीज आप बताइएगा, फिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि जैसे कि आपने सूचियां पढ़ी होंगी, समवर्ती सूची आपकी, ठीक है, आपकी केंद्र सूची और राज्य सूची। अब देखिएगा समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है
राज्यों को भी होता है और केंद्र को भी होता है, और संघ सूची के अंदर आपको ज्यादा सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे, जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन हमारा समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची में लेकिन पावर फिर किसकी ज्यादा मानी जाती है। मान लीजिएगा राज्य सरकार ने पहले से ही कानून बना रखा है कोई, और राज्य सरकार ने जब पहले से ही कानून बना रखा है और केंद्र ने बना दिया, तो केंद्र की मानी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि केंद्र को ज्यादा दर्जा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं संघवाद। ठीक है, संघ जैसे नाम में छिपा हुआ है कि संघ की सुनना, ठीक है, संघ का विचार, ठीक है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका। तो फेडरल सिस्टम आपका कनाडा से आया है, तो कनाडा का आपको डिस्कस करना। आई होप कि आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन, यार मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी थी कि क्वेश्चन का आपको बहुत समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, आंसर मैंने यहाँ पर नहीं बताया, आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि आंसर बताते तो काफी टाइम हो जाता। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जता सकते हो। और आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कराया तो आपसे मैं कहूँगा कि आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो थैंक यू सो मच।